नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द लॉजिक विच हैव द हाईएस्ट स्पीड, मीन्स वो लॉजिक जिसके पास हाईएस्ट स्पीड होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसीएल, इमीटर कपल्ड लॉजिक के पास हाईएस्ट स्पीड होता है। अब अगर बात करें फुल फॉर्म ऑफ डीटीएल का तो डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक और आरटीएल रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक ये होता है इनका फुल फॉर्म। और क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट स्पीड किसकी हो दोस्तों, तो इमीटर कपल्ड लॉजिक का हाईएस्ट स्पीड होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द सैम्पलिंग यूनिट इन एन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है वोल्टेज रेगुलेटर के केस में। तो दोस्तों जब भी बात आए वोल्टेज रेगुलेटर की तो जैसा कि आपको पता है जेनर डायोड इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। तो उसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जेनर डायोड। और जेनर डायोड अब इस क्वेश्चन में अगर फिट किया जाए, द सैम्पलिंग यूनिट इन एन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ जेनर डायोड। जी हाँ दोस्तों, जेनर डायोड होता है सैम्पलिंग यूनिट ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के केस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द लॉजिक्स परफॉर्म्ड बाय द सर्किट। इस सर्किट के द्वारा कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए ये एक नॉट गेट है। क्या है दोस्तों, नॉट गेट है, मीन्स यहाँ पे नॉर गेट को एज अ नॉट गेट बनाया गया है। ये भी दोस्तों क्या है, एक नॉट गेट है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। दोस्तों अगर ये नॉट गेट है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं या बना सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर गेट, ठीक है। और जैसा कि ये दोनों नॉट गेट है तो यहाँ पे आप बबल लगा दीजिए और यहाँ पे आप बबल लगा दीजिए। ये हो गया, इसको आप कुछ इस टाइप का बना सकते हैं, राइट। अगर आप इसको कुछ इस टाइप का बना सकते हैं तो इस बबल को आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें। अगर इस बबल को दोस्तों अगर आप आगे शिफ्ट कर दें इस बबल को और इसको कुछ इस फॉर्म में बना दें, इस बबल को आगे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको इन्वर्टर कुछ इस टाइप का बना दें तो ये कुछ सर्किट ये इस टाइप का अभी तक आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये सर्किट आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये एक नैंड गेट सर्किट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नैंड गेट सर्किट है। बबल्ड और गेट को दोस्तों नैंड गेट बोला जाता है। अब अगर दोस्तों ये नैंड गेट सर्किट है और ये नॉट गेट सर्किट है तो इसका फिर से अगर कंस्ट्रक्शन किया जाए दोस्तों तो ये हो गया आपका नैंड गेट, उसके आगे लगा है नॉट गेट, राइट। ये हो गया नैंड गेट, ये हो गया उसके आगे नॉट गेट। अब ये बबल इस बबल को कैंसिल आउट कर जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या दोस्तों, एंड गेट। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो सर्किट दी गई है ये कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक एंड गेट है। तो इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा दोस्तों वो किसका आएगा, एंड गेट का आएगा। अब इसके अगर ऑप्शन देख लें दोस्तों तो नैंड गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड गेट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बबल को कैसे हटाया जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी वोल्ट मीटर के फॉर्म में पूछ देते हैं, कभी अमीटर के फॉर्म में पूछ देते हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है रेंज एक्सटेंशन मेथड। तो दोस्तों जनरली पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को आप वोल्ट मीटर की तरह और अमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उनका रेंज होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। आप वोल्ट मीटर को मिली वोल्ट तक के रेंज तक मेजर कर सकते हैं सिर्फ डायरेक्टली अगर पीएमएमसी के थ्रू मेजर कर रहे हैं,
और तो करंट को मिली एम्पियर के रेंज तक आप मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर द वैल्यू एंड टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड। मीन्स अगर गैल्वेनोमीटर को हमें एज अ वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको दोनों पॉइंट बता दे रहा हूं। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना होगा तो एक आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी सीरीज में उस गैल्वेनोमीटर के। जी हाँ दोस्तों, एक आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में इस गैल्वेनोमीटर के, तो ये एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब अगर बात करें एक गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर बनाना हो तो क्या करना होगा। अमीटर बनाना होगा मीन्स करंट मेजर करना होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो क्या करना होगा, सिंपली आपको एक लो रेजिस्टेंस की वैल्यू, लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना होगा इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। जी हाँ दोस्तों, लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना होगा इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, तो ये सर्किट बन जाता है अमीटर, ये सर्किट बन जाता है अमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर द वैलिड क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई रहेगी और आप उसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। और अगर दोस्तों अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रहेगी और उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो दोस्तों क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। इस पॉइंट को आप दोनों पॉइंट्स को याद कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि अमीटर से करंट मेजर करने के लिए उसको सर्किट से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अमीटर को सर्किट करंट, अमीटर से करंट मेजर करने के लिए उसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है और हमें सेम करंट की वैल्यू अमीटर पे चाहिए होती है ताकि हम एग्जैक्ट करंट को मेजर कर सकें। अब बात करें अगर वोल्ट मीटर की, तो दोस्तों वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके वोल्टेज जो होते हैं वो सेम होते हैं पैरेलल में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता दूं, जो घरों की वायरिंग होती है, हमारे घरों की वायरिंग होती है, जो ये लाइट्स फैन ये सब लगाए जाते हैं, इनका जो वायरिंग होता है दोस्तों वो पैरेलल में वायरिंग होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। पैरेलल में वायरिंग इसलिए सिर्फ होती है कि वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है पैरेलल में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने देखा होगा, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उससे आप इसका आंसर बता सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है, यूनिट है, एनर्जी की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मास्टर स्लेव कन्फिगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप 2। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का हम यूज किस लिए करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जब जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में दोनों इनपुट्स 1 होते थे तो हमारा फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में चला जाता था और रेस अराउंड कंडीशन अकर हो जाता था। रेस अराउंड कंडीशन दोस्तों क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन बेसिकली ये होता है कि एक ही क्लॉक पीरियड में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट कई बार चेंज हो जाए तो इसको दोस्तों रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। इसको रिमूव करने के लिए, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए टू एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। अब दोस्तों मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप से कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है, मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप को जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लेव के आउटपुट पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, मास्टर और स्लेव फ्लिप
फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होगा जब स्लेव का आउटपुट चेंज होता है। मीन्स इसका आउटपुट स्लैब के आउटपुट पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो मास्टर होता है दोस्तों, जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है, इसमें मास्टर फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है और स्लेव फ्लिप फ्लॉप निगेटिव एज ट्रिगर्ड होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, इसको आप याद कर लीजिएगा। मास्टर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है और स्लैब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो इसका आउटपुट चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लैब पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। और एक बात और दोस्तों, रेस अराउंड कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप में अकर होता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन अकर होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने सीआरओ टॉपिक पढ़ाते टाइम बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताया था, अगर आपने मेरे सीआरओ वाले लेक्चर को फॉलो किया होगा तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकेंगे। व्हेन मेजरिंग फेज एंगल बिटवीन टू वेव्स यूजिंग अ सीआरओ, द टाइम बेस्ड जनरेटर इज कनेक्टेड टू। टाइम बेस्ड जनरेटर को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है सीआरओ के केस में। तो दोस्तों मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया था, जिस सिग्नल की प्रॉपर्टी को हमें मेजर करना होता है उसको वाई एक्सिस पे देते हैं, मीन्स वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे देते हैं। जिस सिग्नल की प्रॉपर्टी को हमें मेजर करना होता है उसको, और एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे हम टाइम बेस्ड सिग्नल देते हैं। टाइम बेस्ड सिग्नल देते हैं जो स्वीप जनरेटर के थ्रू जनरेट होता है, जिसको साटूथ वेव भी बोला जाता है। और इस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसा कि आपने देखा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का यूज होता है। यूजेटी का यूज करके आप बना सकते हैं इस ऑसिलेटर को जो टाइम बेस्ड सिग्नल को जनरेट करता है। ये पॉइंट्स यहाँ से सीआरओ में बनते हैं अभी तक, कि जिस सिग्नल की प्रॉपर्टी को आपको मेजर करना होगा उसको आप वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे देंगे, वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे देंगे। और एक टाइम बेस्ड जनरेटेड सिग्नल जो कि साटूथ वेव होता है, साटूथ जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के थ्रू प्रोड्यूस होता है, उसको एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे दिया जाता है। ठीक है, मैंने एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साटूथ वेव जनरेट होता है दोस्तों, साटूथ वेव जनरेट होता है वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर उसका यूज करके रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जनरेट करता है टाइम बेस्ड सिग्नल, जो सीआरओ के एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं सीआरओ से, और बहुत ही डिटेल में मैंने सीआरओ के बारे में आप लोगों को सीआरओ वाले चैप्टर में पढ़ाया है। आप ऊपर का आई बटन दबा के प्लेलिस्ट में जाइए, सीआरओ को एक बार पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सीआरओ का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, कैपेसिटर के केस में बेसिकली दो प्लेट्स को अगर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल उसके बीच में प्लेस कर दिया जाए, कोई एक मीडियम प्लेस कर दिया जाए, तो दोस्तों ये कुछ कैपेसिटर इस टाइप का बन जाता है। जस्ट सपोज करें इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन प्लेट्स का वो A है, और इनकी बीच की जो दूरी है दोस्तों वो है D। इनके बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज हो रहा है उसमें जो मीडियम है उस केस में इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है C = एप्सिलॉन A अपान D, C = एप्सिलॉन A अपान D, जहाँ
एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो दोनों प्लेट्स के बीच में है, जो दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, और डी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन दोज प्लेट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम इसके एरिया को भी चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। उनके बीच की स्पेसिंग को भी चेंज करेंगे तब पर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। रिलेटिव परमिटिविटी को अगर चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उस केस में भी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। अब दोस्तों इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट। जी हाँ दोस्तों, एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, पहला सही। दूसरा बात करें, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, अगर एप्सिलॉन की भी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन भी सही है। अब इंक्रीज विथ डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जैसा कि डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर डी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तभी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। मीन्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, और ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसी टाइप का दोस्तों अगर कैपेसिटर का ये पूछा गया है तो इंडक्टर का कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। दोस्तों इंडक्टर का केस अगर आप देखें तो ये इंडक्टर है। इंडक्टर में आप ये नंबर ऑफ टर्न्स को n से अगर रिप्रेजेंट करें और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप a से रिप्रेजेंट करें और इसका जो टोटल कॉइल का लेंथ है दोस्तों उसको L से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाती है L इक्वल्स टू n स्क्वायर म्यू अपान n स्क्वायर म्यू a अपान L। ये हो जाता है इंडक्टर का फॉर्मूला। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर आप टर्न को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर म्यू को आप चेंज करते हैं तो उस केस में भी इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। एरिया को आप चेंज करेंगे तब पर भी चेंज होगा और उसके लेंथ पे भी इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, कॉइल की लेंथ की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक्स है, अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इसका आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों इंडक्टर का केस हो गया। सेम मैनर में अगर रेजिस्टेंस का देखें तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है रो एल अपान ए। रो एल अपान ए, जहाँ रो क्या है रेजिस्टिविटी है, एल क्या है लेंथ ऑफ मटेरियल या मेटल जो भी होगा, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स अगर कोई मेटल या कंडक्टर कुछ इस तरह से है तो अगर ये इसका लेंथ L है और A इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसकी रेजिस्टिविटी है रो, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों R इक्वल्स टू रो एल अपान ए। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करें या लेंथ को बढ़ाएं या घटाएं तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा या रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द मोस्ट स्टेबल साइन वेव ऑसिलेटर विथ मोस्ट सिंपल सर्किट। जब दोस्तों बात आए मोस्ट स्टेबल साइन वेव की या मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर की तो दिमाग में सिर्फ एक ही ऑसिलेटर का नाम सोचिएगा, वो होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल ऑसिलेटर सबसे स्टेबल आउटपुट देता है। दोस्तों जब मैं बात यहाँ पे अगर कर रहा हूँ स्टेबल आउटपुट की तो स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर बात करें स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी देन वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज द बेस्ट आंसर। इस दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझिएगा। पीछे कुछ क्वेश्चन सीरीज में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, सर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्रिस्टल और वेन ब्रिज ऑसिलेटर के केस में कि कब वो
फ्रीक्वेंसी किसका स्टेबल रहेगा, किसका एम्पलीट्यूड रहेगा। जब भी सिर्फ अगर स्टेबल पूछा जाए, स्टेबल साइन वेव का पूछा जाए, तो उस केस में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल। ठीक है, स्टेबल की बात अगर आए, अगर स्टेबल फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड किया गया है वर्ड, अगर फ्रीक्वेंसी ऐड किया गया है तो उसके लिए दोस्तों जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो वेन ब्रिज ऑसिलेटर। जी हाँ दोस्तों, वेन ब्रिज ऑसिलेटर बेस्ट आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का जब स्टेबल फ्रीक्वेंसी की बात हो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। क्वेश्चन माइन्यूट सा डिफरेंट, एक वर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड हो जा रहा है जिससे आंसर चेंज हो जा रहा है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, ये क्लास मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।